2 को देख रहे हैं जी, और चैप्टर 2 के अंदर हमने कुछ बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है और फर्दर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था कि मैनेजरियल एनालिसिस से मुराद क्या है, इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। फिर हमने कुछ उसको एग्जाम्पलीफाई किया था कि इंटरनल एनालिसिस से क्या मुराद है, एक्सटर्नल से क्या मुराद है। फिर हमने देखा कि अच्छा कौन कौन से मेथड लग रहे होंगे। एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर एक लफ्ज पेस्टल लिखा हुआ है, जो कि जहां से हमने फिर आगाज किया इस सारे काम का। सबसे पहले हमने मार्केट की साइकिल को अंडरस्टैंड करने की देखा कि इकोनॉमिक साइकिल जो है वो किस तरह से मूव कर रहा होता है। रिकवरी किसे कहते हैं या एक्सपेंशन किसे कहते हैं, और रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हुई, हमने कहा कि जी 2 तरह की एनवायरनमेंट हो सकती है, वन इज माइक्रो एंड अदर इज मैक्रो। माइक्रो जो है वो बराह रास्त हमें अफेक्ट कर रही है, हमारी इंडस्ट्री हमारे उसको, और मैक्रो जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है। फिर हम और आगे चले और हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात की। इकोनॉमिक इंडिकेटर को हमने कहा ये की स्टैट्स ऑफ द इकोनॉमी है, और हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड कॉन्स्टेंस। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में हमने कहा कि जब इकोनॉमी कोई मूव लेने लगी होती तो ये सबसे पहले इंडिकेट करते हैं कि अच्छा इकोनॉमी किस तरफ जाना चाह रही है, या यहां से फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकती है। कर हम फोरकास्टिंग ही रहे हैं, ये 100% एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, लेकिन एक फोरकास्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर की परफॉर्मेंस किधर जा रही होगी। तो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या करते हैं, एट द स्टार्ट जब अभी वो चेंज आई नहीं होती, लेकिन उसको फोरकास्ट करके ये इंडिकेटर चेंज होना शुरू होते हैं। जैसे आपने कल देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट 1 डे का गेन स्टॉक एक्सचेंज में आया, ठीक है ना, 16-17। अब हम अगर इसे पॉलिटिकली डिसहार्ट होते रहेंगे तो वो नहीं, हमें हमारा सब्जेक्ट यही है। हमें 8 रुपए की डॉलर की मूवमेंट नजर आई, ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज नजर आई, इकोनॉमिक कोई चेंज तो नहीं आ गई है जी, ऐसे ही कहेंगे लोग। मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए होता क्या है, जब इकोनॉमी किसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है तो इंडिकेटर मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। हो सकता है ये बिल्कुल आर्टिफिशियल हो सकता है ये बिल्कुल मैनिपुलेटेड हो, लेकिन हम इसे एज अ सब्जेक्ट तो यही डालेंगे ना। लीडिंग इंडिकेटर हम किसे कह रहे थे, कोई भी ऐसा इंडिकेटर जो पहले मूव होता है इकोनॉमी में चेंज आने के, ठीक है ना। हम यहाँ थ्योरेटिकल गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हो सकता है बिल्कुल इससे रिवर्स हो रहा हो, ठीक है ना। उस पर क्योंकि सियासी बात इस वक्त नहीं कर रहे हैं हम उसे कहीं एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं कि जब हम जिस दौर में रह रहे हैं और जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर वो हमारी एनवायरनमेंट में कहीं इस वक्त हो रहा है तो जाहिर है उसी के साथ उसे अटैच करना पड़ेगा ना। तो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर जो इकोनॉमी में चेंज आने से पहले, बिफोर चेंज होना शुरू होंगे, और लेगिंग जो बाद में चेंज होंगे। अब बाद में पता चले कि अगर तो कोई चेंज आई है और अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है और अगर कोई दोबारा कोई चीजें चेंज हुई हैं तो फिर रियल चेंज आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ बड़ी अहम बात, इसको यहां से भी देखें कि हम इसे ले क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। प्रिडिक्ट का मतलब ही यही है कि ये 100% ठीक होना जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल इसके रिवर्स में भी चीजें आ सकती हैं। फिर हमने यहाँ इन सारी चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड किया, कुछ चीजों को यहाँ हमने पुट भी किया कि जी स्टॉक मार्केट के रिटर्न हैं, डॉलर की पैरिटी है, ये कैसे चीजें शो हो रही होंगी। फिर हम और आगे चले, फिर हमने दोबारा इकोनॉमिक साइकिल को देखा और हमने कहा ये ट्रेंड लाइन है, पीक है, ट्रफ है, ये एक्सपेंशन है। जब इकोनॉमी यहां से अपर मूवमेंट शुरू करती है तो हम इस पीरियड को, यहां से लेकर इस पीरियड को हम क्या कह रहे हैं, एक्सपेंशन कह रहे हैं। और अगर इसी तरह से यहां से जब यहां आ रही होगी तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं। फिर हमने कल जो बात की थी, हमने कहा कि एक थ्योरी तो ये है कि इकोनॉमी खुद मूव हो रही है, ये डिमांड एंड सप्लाई से मूव हो रही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बल्कि जो साइकिल चल रहा है वो खुद ब खुद चल रहा है। एक थ्योरी है कि नहीं, ये खुद नहीं चल रहा है, बल्कि गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। हाँ, स्लाइटली इंटरवीन कर सकती है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती किसी भी चीज में, इतने रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास नहीं हो सकते कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी इंटरवेंशन करे। जैसे अगर फर्ज किया इस वक्त गवर्नमेंट ये चाहे कि हम डॉलर को 100 रुपीज पर ले आएंगे इंटरवीन करके, पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 2, 3, 4 रुपए डॉलर की मूवमेंट के अंदर रोल प्ले कर सकती है। किसके जरिए से, अपनी किसी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए से, अपनी किसी फिस्कल पॉलिसी के जरिए से। अगर ये एक्सपेंशन का पीरियड चल रहा है तो गवर्नमेंट इसको इंटरवीन कर सकती है। शायद ये यहाँ के बजाय थोड़ा सा ज्यादा हो जाता या थोड़ा सा कम खत्म हो जाता, लेकिन हम मेजरली इसको इंटरवीन नहीं कर पाएंगे। इतनी सख्त गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती कि वो इस सारे को मैनिपुलेट कर सके। ये जब हम सोचते हैं ना कि सब मैनिपुलेट हो गया जी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा साइज है इकोनॉमी का कि आप उसके अंदर इंटरवीन करके अपनी मर्जी के मुताबिक इकोनॉमी को नहीं ड्राइव कर सकते।
ना डॉलर को कर सकते हैं, ना इंटरेस्ट रेट को कर सकते हैं, ना स्टॉक एक्सचेंज को कर सकते हैं। हाँ, कुछ अरसे के लिए कर सकते हैं। जैसे कल का एक डे था, आप अपने 10-20 लोगों को कहें यार आज आपने बाइंग करनी है, वो 1 दिन कर देंगे, 2 दिन कर देंगे, 3 दिन कर देंगे। अब क्योंकि आप चीजें सीख रहे हैं, तो कल की स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज को जाकर सुने, उसको स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को पढ़ें, उसमें देखें कि सिर्फ कल के 1 दिन की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने अरब रुपए की है, कितने दिन इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो फिर आपको एहसास होना शुरू होगा कि नहीं, ये बातें कुछ सियासी नारे होते हैं, कुछ अदरवाइज बातें होती हैं, रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर ऐसे सब कर सकते हो या ऐसे हम मैनिपुलेट कर सकते हो सारा डाटा, तो फिर तो हम सारा डाटा अपनी फेवर में ही रखें ना। कोई भी हुक्मरान है, वो XYZ कोई भी है, जब डॉलर ऊपर जा रहा है तो जाहिर है उसको भी परेशानी आ रही है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, हमारी डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर तो ये मैनेजेबल हो, इतना ही आसान हो कि बिजली के स्विच की तरह से सिर्फ बटन दबाना और लाइट ने आ जाना और लाइट ने चले जाना है, फिर तो सारे कर लें। इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर ही असल में इकोनॉमिक इंडिकेटर है। सारी दुनिया क्यों मान रही है कि स्टॉक एक्सचेंज इज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी, यही करेगा, यही लेकर चलेगा। हाँ, एज अ सब्जेक्ट भी आप ये पढ़े कि हम कहीं थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कल जब हमने उसको देखना शुरू किया, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, तो फौरन हमने यही कहा कि हम स्लाइटली इनकी मदद से कोई चेंज लेकर आ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट बैंक जो है वो इकोनॉमी को ड्राइव करना शुरू कर दे, ये पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा जी, हम यहां पहुंच गए थे कल। पर्सनल इनकम को हमने डिफाइन किया था 2 तरह से, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी थी? जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पे करने के बाद जो कुछ हमारे पास बच गया था, उसे हमने कहा था ये हमारी क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है। फिर हमने दूसरी इनकम कही डिस्क्रिशनरी इनकम। ये क्या थी? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में स्पेंडिंग के बाद जो कुछ बच गया है वो हमारी डिस्क्रिशनरी इनकम है। जनरली ये इनकम कहां खर्च होगी? लग्जरीज ऑफ लाइफ पे, आपकी फन मनी है, ये इससे आप अपनी चीजें परचेज करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। फिर हम और आगे चले थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज में हमने मॉनेटरी पॉलिसी में हमने डिफाइन किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्या काम हो सकते हैं। तो हमने 3 चीजें देखी थी कि नंबर 1, इंटरेस्ट रेट को चेंज किया जा सकता है, अप डाउन किया जा सकता है, लेंडिंग कैश टू बैंक, और बैंकिंग रिजर्व की जो रिक्वायरमेंट है। ये 3 टूल हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास या दुनिया में कहीं भी सेंट्रल बैंक के पास, जिसके जरिए से वो मनी को कंट्रोल कर सकता है जो इकोनॉमी के अंदर गर्दिश कर रही है। कुछ पूछना आप? नहीं, स्टेट बैंक क्या डिफाइन करता है, जब ये जो रिजर्व की रिक्वायरमेंट है ना, जब हम रेट की बात कर रहे थे ना, जैसे मैंने कल एक लफ्ज लिखा था काइबोर, कराची इंटरबैंक। अब ये स्टेट बैंक है और ये कोई आपका कमर्शियल बैंक है। जब स्टेट बैंक को पैसे चाहिए, ये क्या करता है, वो जब आप कहते हैं ना आज इतने टी बिल्स जारी हुए और ये वो इस तरह की न्यूज जब आप सुनते हैं, समटाइम स्टेट बैंक को पैसे चाहिए होते हैं, ये कमर्शियल बैंक से पैसे ले लेता है। समटाइम एक बैंक के पास पैसे आए, उसे ज्यादा पैसे चाहिए और उसकी जो रिजर्व्स हैं वो उतने नहीं है, तो ये स्टेट बैंक से ले लेता है। इस रेट को डिफाइन कर देता है स्टेट बैंक। इसको हम काइबोर कह रहे हैं, कराची इंटरबैंक रेट, जो एक बैंक दूसरे बैंक को देगा। इसीलिए जब आप किसी बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपके साथ ना जब फाइनेंसिंग वगैरह कर रहा होता है, 2 तरीके से आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है। मतलब आप एक लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं तो कहते हैं यार ऐसा करते हैं, काइबोर प्लस 2% मेरा आपका एग्रीमेंट है। जो काइबोर आएगा वो तो मेरा रेट है ही है, 2% मैं अपना प्रॉफिट रख रहा हूं। मसलन अगर काइबोर 12% है तो 2% मीन्स आपका 14% है। लेकिन अगर स्टेट बैंक ने काइबोर चेंज कर दिया, ये 9% रह गया, तो फिर आप 11% पर आ जाएंगे, और अगर इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज हो जाएगा। काइबोर प्लस फाइनेंसिंग कहलाएगी। सम टाइम बैंक ये रिस्क खुद ले लेता है, या आप कहते हैं नहीं यार मेरे साथ ना रेट फिक्स कर दे, काइबोर के साथ मुझे लिंक ना करें, मुझे तो 14% पे ही आपने देना है, अगर बढ़ गया तब भी यही रेट रहेगा, कम हो गया तब भी यही रेट रहेगा। ये कहीं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में अदनान साहब वाले पोर्शन में भी इनका कहीं थोड़ा बहुत जिक्र आएगा। अच्छा जी, दूसरी पॉलिसी हमने डिस्कस की थी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड थी? गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन रेवेन्यू, स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट बोरिंग। अच्छा, फिर हमने ये सारा कर लिया था, यहां से आगे चलते हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं कि एक्सपेंशन पॉलिसी हम किसको कह रहे थे? एक्सपेंशन पॉलिसी हम कह रहे थे जब स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दे, ठीक है ना, यानी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ा दे, ठीक है ना, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को
इंक्रीज कर दे। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ, जो मेरे पास पैसा था, जैसे कल हम बात कर रहे थे, जो मेरे पास पैसा था मुझे लगा यार बैंक तो इतना अच्छा रेट नहीं दे रहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं बैंक को पैसे नहीं दे रहा। अब जब पैसा मेरे पास है तो ऑब्वियसली वो स्पेंडिंग जनरेट कर रहा है। या दूसरा एंगल इसका देखने का क्या था कि मुझे बैंक से सस्ते पैसे मिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यार पहले 16% पे लीजिंग होती थी, अब ये 11% पे आई है, यार ये गाड़ी ना चेंज कर ले। क्यों? मुझे फील आ रही है कि चीजें सस्ती हो रही हैं। तो सस्ती हो रही है तो डिमांड क्रिएट हो रही है, मनी सप्लाई, ये दो काम कर रही है। जैसे सेल पर आप बहुत सारी चीजें जो नहीं चाहिए वो जाकर खरीद लेते हैं। क्यों लेनी है जी? सेल लगी हुई थी। तो जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, इसका मतलब है सेल की फीलिंग आनी शुरू हो गई हमें, तो हम उससे क्या होगा? स्पेंडिंग बढ़ेगी। इसको हम कह रहे हैं एक्सपेंशन, और इसका रिवर्सल जो है उसको क्या कह रहे थे? कॉन्ट्रैक्शन कह रहे थे। अच्छा जी, मॉनेटरी पॉलिसी को हमने कहा जी कि असल में अल्टीमेटली हमने सारे चैप्टर को नहीं, पूरे सिलेबस को जब सम अप करना है तो हमने ये 3 बातें पढ़नी है कि कोई भी पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी से थ्रेट क्या क्रिएट हुए हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या क्रिएट हुई है। इसका नाम है, इस पूरे बिजनेस एनालिसिस का नाम सिर्फ ये 2 बातें कि कोई एक पॉलिसी आई है, हमने उसको देखना है इससे थ्रेट क्या क्रिएट हो रहा है, किस किस सेक्टर के लिए थ्रेट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सबके लिए थ्रेट क्रिएट हो रहा है, कुछ के लिए वही चीज अपॉर्चुनिटीज बन रही थी। पॉलिसी आई, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, मतलब जैसे भी कल परसों 250 बेसिक पॉइंट यानी 2.5% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ। तो अब हमें समझना है कि इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, इससे थ्रेट्स क्या क्रिएट हो रहे हैं जी। बिजनेस हैव टू पे मोर इंटरेस्ट। वो तमाम इंडस्ट्री जिसने लोन ऐसे लिया हुआ था, काइबोर प्लस समथिंग, उनकी तो बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। ये क्या आ गया? थ्रेट आ गया। अपॉर्चुनिटीज किसके लिए हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल इंक्रीज। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, गवर्नमेंट ने खुद बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे आएंगे उस इंटरेस्ट रेट की वजह से, गवर्नमेंट के पास पैसे ज्यादा आएंगे तो खर्च करने की सलाहियत भी ज्यादा पैदा होगी। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा करेगी। वो सारे लोग जो इस साइड से अटैच हैं वो खुश हो रहे थे, ये बहुत अच्छा काम हो गया। जो लोग उस साइड पे अटैच हैं उनके लिए थ्रेट क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइट बी डिक्रीज। अब थ्रेट हमने उधर तो मुश्किल बात लिखनी थी, अब ये वाले लोग जो थे ये उधर फॉल कर गए, क्यों लग रहा है अच्छा यार ये तो इसका मतलब गवर्नमेंट तो सड़कें नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट तो फलां काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट तो इसका मतलब है जो लोग ये वाले काम कर रहे थे उनके लिए तो थ्रेट क्रिएट हो गया। और बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी, मोर प्रोजेक्ट विल बी वायबल, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गया। उधर आपने एनपीवी पढ़ लिया, थोड़ा सा एनपीवी पढ़ लिया ना। एनपीवी आप क्या करते हैं? पॉजिटिव एनपीवी आ रही है तो आप कह रहे हो कि यार ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो जितना इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा मोर प्रोजेक्ट वायबल हो जाएंगे इकोनॉमिकली। अब तो एनपीवी से भी हम लिंक करके इसकी बात कर सकते हैं। तो ये वो वाली बात लिखी हुई है। गवर्नमेंट के लिए नहीं अपॉर्चुनिटी की बात हो रही, नो, हम बिजनेस के लिए, ये थ्रेट और अपॉर्चुनिटी हम बिजनेस के लिए देख रहे हैं, हम बिजनेस के एंगल से बात करें। ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है, हाँ, बिजनेस के वो सेक्टर जो सरकारी काम करते हैं, सड़कें बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, हॉस्पिटल में सप्लाई देते हैं और सारे काम करते हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट ना अब ये काम करवाने लगी है। इसका मतलब है वो सारा बिजनेस, उसको पैसे मिलेंगे। मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करे कि यार हम प्राइमरी तालीम में जो हमारा प्राइमरी स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है हम इसको बेहतर करने लगे हैं। इसका मतलब है सब स्कूलों में कोई छोटी मोटी बिल्डिंग बनेगी, कोई लैब बनेगी, कोई वॉशरूम बनेंगे, कोई पेंट होगा। अब ये सारी अलाइड इंडस्ट्री क्या हो रही होगी? खुश हो रही होगी, उसके लिए अपॉर्चुनिटी राइज होगी। ये वाली बात हो रही है। ये हम गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करें, बिजनेस के साथ लिंक करके बात करें। इंटरेस्ट ऐसे लिंक कर रहा है कि गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मसलन आप आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल जहन में कन्वर्ट हो। मैं बहुत सारी बातें क्लास में भी कम कर रहा होता हूँ इसलिए कि आप पॉलिटिकली सब लोग ज्यादा अटैच होते हैं। एनआईटी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये हमारा एक इदारा है, इसकी सबसे बड़ी मेजर शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट, ठीक है। पीपीएफएल, ये हमारा ऑयल का है इदारा, ओजीडीसी, पीटीसीएल, ये सब कौन है? एक्चुअली गवर्नमेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इन सारी पीएसओ, इन सारे इदारों में मेजर शेयर होल्डिंग किसकी है? गवर्नमेंट की है। जब हमने कहा कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं जहां पे इस तरह के इदारों में, एनआईटी और इस तरह के इदारों में जहां इंटरेस्ट बेस्ड प्रॉफिट आ रहा है, तो इन इदारों का प्रॉफिट बढ़ेगा, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे आएंगे, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे आएंगे
स्पेंडिंग बढ़ेगी तो अलाइड बिजनेसेस को बेनिफिट होगा, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया, इसका रिवर्सल लिख दिया हमने। नहीं, हम इस वक्त एक चीज का, गवर्नमेंट की जो ओवरऑल इनकम है ना, वो तो कोई 200 सवा 200 फैक्टर से मिलकर बन रही है। हम इस वक्त सिर्फ एक फैक्टर को आइसोलेट करके देख रहे हैं, इसलिए इतना कोरिलेट हो रही है बात। अदरवाइज गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी के अंदर तो कोई 200 फैक्टर हैं जो मिलकर रिजल्ट देंगे, खाली किसी एक चीज से रिजल्ट नहीं आ सकता। अच्छा जी, फिस्कल पॉलिसी हम किसे कह रहे थे? टैक्स, रेवेन्यू, स्पेंडिंग, बोरिंग, इंक्रीज इन टैक्स रेट। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, थ्रेट्स क्या होंगे? बिजनेस हैव टू पे मोर टैक्स। मुझे आज 25% टैक्स देना पड़ रहा है, पता चले गवर्नमेंट ने 30% कर दिया है, तो मेरी इनकम में तो 5% की कमी आ गई है। तो बिजनेस के लिए तो क्या हो गया? थ्रेट क्रिएट हो गया। अपॉर्चुनिटी किसके लिए क्रिएट? गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल इंक्रीज, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट के पास स्पेंडिंग की कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी। डिक्रीज इन टैक्स रेट, गवर्नमेंट ने किसी सेक्टर में सब्सिडाइज कर दिया है, कम कर दिया टैक्स, क्या होगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइट बी डिक्रीज, लेकिन बिजनेस हैव टू पे लेस टैक्स। अब ये दोनों साइड आ रही है हर चीज से। फिर आ गया जी, इंक्रीज गवर्नमेंट बोरिंग, गवर्नमेंट ने बोरिंग इंक्रीज कर दी है, इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज। डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट भी बोरो कर रही है, हम भी बोरो कर रहे हैं, पैसे की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। इसे सिंपल डिमांड एंड सप्लाई फिनोमिना से देखना है आपने। गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल इंक्रीज, क्योंकि वही जो इंटरेस्ट की अभी हम बात करके आए थे कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को पैसे भी ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। कहां से? जहां से गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की जी। इसकी बात दोबारा करें। हाँ, बोरिंग से कैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा? सिंपल इसे डिमांड एंड सप्लाई के फिनोमिना से देखिए, जब गवर्नमेंट आई और इंटरेस्ट रेट एकदम हमारे कंट्रोल से बाहर होना शुरू हुआ, ठीक है, डॉलर, पहले हम डॉलर से इसको सीखते हैं। 101 रुपए डॉलर था, डॉलर एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। जब डॉलर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन अब हम एक के ऊपर फोकस करके बात करें। अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई के फिनोमिना से। अच्छा, डॉलर की डिमांड होने का क्या मतलब है? इंपोर्ट्स आपकी, ठीक है ना, आपकी इंपोर्ट्स। और सप्लाई होने का क्या मतलब है? आपकी एक्सपोर्ट्स। अब हम डॉलर अर्न कम कर रहे हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है डॉलर हर दफा शॉर्ट रहता है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। जिस वक्त हम इसे मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं कि जी मैनेज कर दिया गवर्नमेंट ने, ये एक आर्टिफिशियल रेट था। उस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? गवर्नमेंट क्या करती थी? मसलन मुशर्रफ ने अपने दौर में डॉलर को 58 रुपीज से लेकर 60 रुपीज तक मेंटेन रखा अपने पूरे 8 साल में, ठीक है, पूरे 8 साल डॉलर 58 रुपीज था, बढ़ते बढ़ते 60 रुपए का हो जाता था, फिर वापस 58 रुपए का आ जाता था। इस 2-2.5 रुपए की मूवमेंट में 8 साल डॉलर को मेंटेन रखा। कैसे? सोचा हुआ था गवर्नमेंट ने, ये आप उधर अदनान साहब वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, ये इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज हैं, फाइनेंस की पॉलिसीज हैं, ये पढ़ाई जा रही है आपको, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है कि सेंट्रल बैंक के पास एक ऑप्शन ये है कि वो सोच ले कि इस बैंडविड्थ में मैंने अपने डॉलर को मूव होने देना है, इससे ज्यादा मूव नहीं होने देना। जब डॉलर 60 रुपए, डिमांड बढ़ रही है, डॉलर 60 रुपए से जब ऊपर जाने लगता था ना, और स्टेट बैंक को पता चलता था 61 रुपए का हो गया, स्टेट बैंक सेलर बन जाती थी डॉलर की। किसे चाहिए डॉलर? ये लो, वाया मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व को यूज करते थे। अब जाहिर सप्लाई क्रिएट कर देते थे आर्टिफिशियल, डॉलर वापस 57 रुपए पे लाके छोड़ देते थे। अच्छा, जैसे ही आप एक मार्केट में एक ट्रेंड बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी लोग पीछे हो जाते हैं। अब फिर ये आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू करता। गवर्नमेंट ने जो डॉलर सेल किए थे ना, वो वापस यहाँ बाई करना शुरू किया। वो मंकीज वाली जो मैंने एग्जांपल आपको दी थी, यहाँ बाई करना शुरू कर देते। अब गवर्नमेंट भी बाई कर रही है, इकोनॉमी भी बाई कर रही है, चलते 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 अगर ये दोबारा यहाँ पहुंचा तो फिर ये कर देते थे। अच्छा, बाद दफा सप्लाई बढ़ जाती थी डॉलर की। डॉलर अगर इससे नीचे जा रहा था, इस वक्त हमारी पॉलिसी थी हमें इससे नीचे भी नहीं जाने देना, तो गवर्नमेंट बायर बन जाती थी 58-57 पर। ऐसे वो जो हमें लगता था ना कि हम सारा रिजर्व अपना इसमें जाया कर रहे होते हैं, जाया नहीं कर रहे होते, यहाँ बिल्ड कर रहे होते हैं, यहाँ ले रहे होते हैं, यहाँ बेच रहे होते हैं, यहाँ खरीद रहे होते हैं, इकोनॉमी को वॉच कर रहे होते हैं। हाँ, अपनी पैरिटी को चेंज नहीं होने देते। अब
डिपेंड करेगा जो भी गवर्नमेंट होगी वो क्या पॉलिसी रखना चाह रही है। इकोनॉमिस्ट की इस पर राय मुख्तलिफ है, आप पढ़ेंगे भी कि यार ये ठीक नहीं है, हम ये आर्टिफिशियल रख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 8 साल तक हमने जो लोन लिए वो स्टेबल रहे। सिर्फ पैरिटी चेंज, एक तो है ना हमने पैसा लेके चलो कोई करप्शन भी की, कोई डैम बनाया, कोई सड़क बनाई, नहीं बनाई एक अलग से, पैसा तो लिया। एक आपने लिया कुछ भी नहीं है और डॉलर 190 रुपए का हो गया, अभी तो आपने कुछ भी नहीं लिया। ये जो कर्जे बढ़ गए ये कहां से देने? ये भी तो डेट्स हमारे इंक्रीज हो गए ना, डेट लिया भी नहीं है, बगैर पैसे लिए ही डेट बढ़ गया। तो दोनों राय नजर आएंगी आपको कि क्या मैनेज रखना चाहिए, क्या मैनेज नहीं रखना चाहिए। इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट पूरी दुनिया के बटे हुए नजर आएंगे। इसका मतलब है ऐसे ही सोचना पड़ेगा जैसे बाकी जिंदगी में सोचते हैं कि कब मुझे कौन सी पॉलिसी सूट कर रही है, कब मैं कौन सी पॉलिसी लगाकर मैनेज कर पाऊंगा। आप सऊदी अरब में देखिए, आप दुबई में देखिए, पिछले 20-20 साल से डॉलर का एक ही रेट चल रहा है, एक जगह स्टेगनेंट है 20 साल से, बिकॉज उनकी ये पॉलिसी चल रही है। इकोनॉमी तो कहीं अच्छी कहीं बुरी सारी दुनिया में आ रही होगी। और ऐसे कंट्रीज भी हैं जिन्होंने डॉलर को फ्री फ्लोट किया तो बहुत ज्यादा परेशान है। आज जिम्बाब्वे की आपके पास एग्जांपल है, ये भी रिसेंटली श्रीलंका की एग्जांपल आपके सामने आ रही है। तो एक्चुअली हमें देखना है कि हम कहां खड़े हैं। ऐसे ही जब पैसे की सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पैसे की सप्लाई, अगर बोरो करने वाले लोग ज्यादा हैं, ये बिल्कुल सिंपल मार्केट के स्टाइल में सोचिए आप, सिंपल मार्केट के स्टाइल में, कि अगर आज सब्जी मंडी में किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो गई है तो यकीनन प्राइस ऊपर चली जाएगी, और अगर सप्लाई ज्यादा हो गई है तो यकीनन प्राइस नीचे आ जाएगी। और जिस तरह गर्मी पड़नी शुरू हुई है, और 10 दिन 15 दिन धूप पड़ने दें, गर्मी होने दें, आप टमाटर का हाल देखिएगा क्या हो जाना है। बिकॉज वो सारी फसल तैयार हो जाएगी, पक जाएगी। पकने के बाद हमारे पास इतना ज्यादा वसाइल ये नहीं आएगा इकोनॉमी कि हम उसे उस तरह से प्रिजर्व कर सकें, उस तरह से उसको, वो सारा मंडी में आ जाएगा, पता लगेगा 10 रुपए किलो टमाटर हो गया। यही टमाटर 250 रुपए किलो भी हो जाता है, यही 10 रुपए किलो भी हो जाता है। डिमांड एंड सप्लाई सिंपल। जी बेटा आप क्या पूछ रहे हैं? दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई है। जब इंक्रीज हो गई तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई और इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ चली है। इसीलिए बड़ा अच्छा सवाल आप कर रहे हैं। ये कल भी कोई एक बच्चे ने मेरे से उसमें भी ग्रुप में भी पूछा होता, दोबारा देखिए। इसी वजह से तो ये साइकिल्स बनते हैं। एक लफ्ज आप सीखेंगे, अभी कहीं सीखा होगा शायद, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी लफ्ज होता है, ट्रेड ऑफ करना है। ठीक है, जब आप इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते थे ना, तो आप क्या करते थे? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट को बराबर करते, ट्रेड ऑफ करते थे। एक्चुअली हम छोटी छोटी पॉलिसी से कहीं ट्रेड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम एक चीज को छेड़ते हैं ना, हम ये सोच के छेड़ते हैं इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, वो थोड़े से दिन कम होती है, फिर उसके अगले इफेक्ट आने शुरू होते हैं, वो वापस पता लगता है बढ़ गई है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि कुछ इंडिकेटर लीडिंग थे और कुछ लैगिंग थे। तो ये साइकिल ही बनने हैं, वरना तो फिर हम ऐसे इकोनॉमी को मूव कर रहे हो ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ऐसे तो मूव नहीं हो सकते। मैं यही तो कह रहा हूं ना, वो सेम नहीं आ रहा, वक्त चेंज कर रहा है। जब मैंने इंटरेस्ट रेट चेंज किया, इंटरेस्ट रेट के चेंज के जो फैक्टर हैं वो अगले 10 मिनट में इकोनॉमी में आते हैं। अब कुछ इफेक्ट हैं जो आफ्टर इफेक्ट के तौर पे, लैगिंग के तौर पर आने हैं। अब मैं यहां खड़ा था, मैंने इकोनॉमी को इस रास्ते पर डाला, किसी मॉनिटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी से चेंज करके। फिर वो जो आपके ध्यान में आ रहा है कि इससे वहां फर्क पड़ेगा, इससे वहां, यस ऐसे ही होगा, लेकिन ये फर्क ट्रांसलेट होने में टाइम लगेगा। अब जब उधर वाले फर्क आने शुरू हुए तो पता चला इसके बाद ये वापस ना, ऐसे ही तो साइकिल मेंटेन होंगे, क्योंकि सारे इंपैक्ट एक वक्त जनरेट नहीं हुए। इकोनॉमी में सबसे पहले होप क्रिएट होती है, कुछ नहीं होता, सिर्फ होप क्रिएट होती है। हम अक्सर स्टॉक एक्सचेंज में टर्म यूज करते हैं कि स्टॉक मार्केट रूमर्स पर चलती है, जब रियलिटी आती है तो जब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो होप पर चल रही होती है। इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, हमने फॉरेन फोरकास्टिंग की, कुछ इफेक्ट इमीडिएटली आना शुरू हो गए। कुछ इफेक्ट है, अच्छा जी इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो इंडस्ट्री लगेगी, अच्छा जी इंडस्ट्री लगेगी तो फिर सप्लाई बढ़ जाएगी, इसमें तो टाइम लगेगा। इसलिए साइकिल बन रहे हैं इकोनॉमी में, इसलिए एकदम से सारा कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी आगे चलिए जी।
exchange rate fluctuations are affected by foreign reserves in the country, right? हाँ बिल्कुल ठीक है हमारा डॉलर का रिजर्व है। बेटा, नहीं बातें नहीं करें जी। That means कि monetary policy के लिए you were saying that this the third tool is changing bank reserve requirements. एक नहीं, ये जो यहाँ लिखा हो ना बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये वो वाली हमारे जो नेशनल रिजर्व हैं, ये उनका जिक्र नहीं हो रहा। मसलन गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, तो अब बहुत सारे लोग कोट कर रहे हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो कोट कर रहे हैं कि भाई इतने रिजर्व हम छोड़कर जा रहे हैं। एक तो ये वाले रिजर्व है ना, वो वाले ये वाले रिजर्व का जिक्र नहीं हो रहा। वो रिजर्व रिक्वायरमेंट है जो स्टेट बैंक ने कहा कि अगर इस कमर्शियल बैंक ने एक शख्स से 100 रुपया अकाउंट में लिया है, इन्वेस्टमेंट लिया, इसमें से कितने पैसे ये आगे लोगों को लोन दे सकता है और कितने पैसे अपने पास एज ए रिजर्व रखेगा, ताकि जब ये बंदा पैसे लेने आ जाए तो पैसे मौजूद भी तो हो ना। शायद आपको याद नहीं होगी वो बात, एक मरतबा तो 5-7 साल पहले की बात है, एक र्यूमर फैलाई गई फैसल बैंक के बारे में कि जी फैसल बैंक जो है ये दिवालिया होने जा रहा है और इसका फुला इन्वेस्टमेंट और ये और ये और ये, इसके पास जो लोगों के डिपॉजिट्स पड़े हैं, अगर लोग आज अपनी डिपॉजिट विड्रॉ करने चले जाएं तो इसके पास पैसे कोई नहीं है। अब ये पैनिक क्रिएट हो गई। अब फैसल बैंक एक एंटिटी था, जाहिर है उसकी गुडविल के ऊपर एक बड़ा चैलेंज आ रहा था। तो जनरली बैंक कैसे बिहेव करता है कि अगर आप कोई एक बड़ी अमाउंट बैंकर को कहना यार मुझे आज 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आपके साथ जाहिर है उसके थोड़े से ताल्लुकात होते हैं। वो कहते सर क्या कर रहे हैं, महीने का आखिर आया हुआ है, आप पैसे 2-4 दिन दें फिर मैं आपको दे देता हूँ। तो आप मैनेजर के साथ थोड़ा कोऑपरेट कर रहे होते हैं। कोई ईयर एंड आ रहा होता है, कोई जून आ रहा होता है, वो कहता है सर कुछ पैसे जमा करवा दें, या कम से कम आप निकलवाने कहें कि सर अभी ना निकलवाएं, मेरी ब्रांच का बैलेंस खराब हो जाएगा। उन दिनों में जब फैसल बैंक को चैलेंज दरपेश हुआ, उन्होंने कहा नहीं, जो पैसे लेने आ रहा है ताकि हमारी गुडविल ना डैमेज हो, बल्कि उन्होंने सम टाइम ब्रांचेस के अंदर क्या किया, जो पीछे ऐसे काउंटर था ना, सिक्योरिटी अपनी इंक्रीज की, इसके ऊपर यहाँ पैसों के लाके ढेर लगा दिए कि कस्टमर को पता चले कि हमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये उस वाले रिजर्व की बात हो रही है कि बैंक ने अपने पास कैसे कितने पैसे रखने हैं। मसलन ये रिजर्व तो हर जगह ही ऐसे है ना, आप कोई भी करेंसी नोट निकालिए, आपकी करेंसी नोट के ऊपर एक फिक्रा लिखा हुआ है, हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। कोई भी करेंसी नोट देखें उसके ऊपर ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? निकाला नोट पे एक हाँ आप साहब निकाल लें जी, ये मेरा होगा, चलो तो ऊपर लिखा हुआ है हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, और नीचे लिखा हुआ है साइन हुए हैं रजा बाकर, गवर्नर बैंक दौलत ऑफ पाकिस्तान। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली इंसानियत के साथ पहला जुल्म उस वक्त हुआ जब हम पेपर करेंसी में ट्रांसफर हुए, ठीक है ना। वरना करेंसी हम किसे कहते थे? करेंसी तो हम गोल्ड को कहते थे, ठीक है ना, गोल्ड को कहते थे। जब तक गोल्ड की सूरत में करेंसी थी, दुनिया के अंदर महंगाई और ये मामलात इस तरह के नहीं थे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट उतनी ही चीजें बना सकती थी, उतनी करेंसी बना सकती थी जितना उसके पास गोल्ड था। फिर एक वक्त आया, हमें आइडिया आ गया कि यार गोल्ड को एक तरफ करें, करेंसी नोट हम पेपर मनी में आ गए। लेकिन रूल क्या है? रूल ये है गवर्नमेंट उतने करेंसी नोट छापेगी जितने उसके पास गोल्ड का रिजर्व होगा। अब अगर ये उसूल मेंटेन रखा जाए तो फिर ये इतने मसाइल जो हम पढ़ रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट के पास गोल्ड है 10 अरब रुपए का, उसने नोट छाप दिए 100 अरब रुपए के, जिससे महंगाई आ रही है बेसिकली एक्चुअली। अब इस नोट के ऊपर लिखा कि ये तो रसीद है, कागज है, ये तो करेंसी तो नहीं है। ये इसके ऊपर लिखा कि जो अगर आप कभी भी चाहें तो आप स्टेट बैंक को जाके कहें कि यार मुझे मेरा गोल्ड दे दो, ये अपने कागज अपने पास रखो। ये लाइन लिखी हुई है हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। लेकिन अगर आज हम खुदा ना खास्ता सारी कौम सोना लेने पहुंच जाए तो गोल्ड तो वहां है नहीं है, तो कंट्री जब भी डिफॉल्ट कर देगा, स्टेट बैंक डिफॉल्ट कर जाएगा। अब स्टेट बैंक ने क्या किया, एक रेशो मेंटेन रखी हुई है कि यार इसके अंदर 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 ऐसे ही अगर स्टेट बैंक ये रेशो ना रखे तो जब लोग बैंक में पैसे लेने आ जाएं और आपने पैसे आगे उधार दे दिए हैं तो फिर आप लोगों को क्या कह रहे होंगे कि यार पैसे तो नहीं है, तो इसका मतलब है बैंक तो डिफॉल्ट कर गया। इस वाली रेशो का जिक्र हो रहा है, ये वाला, ये हमारे फॉरेन रिजर्व्स का जिक्र नहीं हो रहा, ये वाले रिजर्व्स का जिक्र हो रहा है कि बैंक के पास अगर 100 रुपए आए हैं तो 40 रुपए वो अपने पास रिजर्व में रखेगा, 60 रुपए लोगों को लोन पे देगा। ये रेशो, इसे हम प्रूडेंशियल रेगुलेशंस कहते हैं, स्टेट बैंक ये बनाती रहती है। जी
लोन दिया, वही इंक्रीज हो सकता है ना इसके साथ। अच्छा जी, डिक्रीज गवर्नमेंट बोरिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइट बी डिक्रीज। अगर गवर्नमेंट कम उधार लेगी तो स्पेंडिंग भी रिड्यूस हो जाएंगी, इंटरेस्ट रेट विल रिड्यूस। फायदा ये होगा कि वो प्रेशर कम पड़ेगा, बोरो करने वाले लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बोरोवर कौन है हमारे मुल्क में? गवर्नमेंट खुद है। तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट कंजम्पशन, चेंज इन इंटरेस्ट रेट विल अफेक्ट इन्वेस्टमेंट विच अल्टीमेटली अफेक्ट ऑन कंजम्पशन। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं। तो कहते हैं कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। हाई इंटरेस्ट रेट एनकरेज पीपल टू सेव, यही इफेक्ट पड़ रहा है ना 2-3 दिन से। दिस वुड पुट अ डाउन प्रेशर ऑन कंजम्पशन। जब आप पैसा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग पैसा उठाकर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। जब इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे उनके खर्चने के लिए पैसे कम रह जाएंगे, एक साइड। दूसरी साइड वो लोग जो उधार लेकर खर्चना चाह रहे थे, उन्हें लगेगा नहीं पैसा बहुत महंगा हुआ है, अभी नहीं मैं ले रहा चीजें। ये दोनों साइडों से कंजम्पशन के ऊपर प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा, और कंजम्पशन हमारी थोड़ी सी नीचे होगी, जिससे इन्फ्लेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। हाई इंटरेस्ट रेट वुड रिजल्ट इन लोअर डिस्पोजेबल इनकम फॉर दोज पीपल विल लोन एंड मॉर्गेज, उनके लिए हमारा हो जाएगा। हाई इंटरेस्ट रेट विल मेक इट मोर एक्सपेंसिव टू बोरो, दिस वुड रिड्यूस कंजम्पशन। मुझे पहले लोन मिल रहा था 10% पे, अब हो गया 15% पे, तो मैं कहूंगा बहुत महंगा रेट हो गया, रहने दो भी, ये काम नहीं करना चाहिए। कंजम्पशन वुड राइज, ये ऑलरेडी हम वही उसका रिवर्सल आ गया अब सारे का, ये ऑलरेडी हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल डू नॉट गेट जॉब्स। अगर इंडिविजुअल्स को जॉब नहीं मिल रही है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस, कैसे जी, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, डेवलपमेंट के काम शुरू हो जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, एक इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा सांस आना शुरू हो जाएगा लोगों को। रिड्यूसिंग टैक्स एंड इंटरेस्ट रेट, अगर टैक्स कम कर देंगे तब भी लोगों को इनकम बढ़ेगी, इदारों की इनकम बढ़ेगी, वो एम्प्लॉइज ज्यादा हायर करना शुरू कर देंगे। इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, मुझे पैसा सस्ता मिलना शुरू होगा, मैं पैसा लेके फिर क्या लगाना चाहूंगा, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहूंगा, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में जाऊंगा। इसका मतलब है ये फिर अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज के जरिए से हम अनएम्प्लॉयमेंट को स्लाइटली चेंज कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखें, हम ये जितनी बातें पढ़ रहे हैं यहां से हम इसके स्लाइट इफेक्ट्स की बातें कर रहे हैं। इकोनॉमी ने रहना उसी तरह ही है, सर्कल वही उसी तरह ही चलनी है, हम थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा बेहतरी ला सकते हैं। कॉजेज एंड सोशल इफेक्ट और इकोनॉमिक इफेक्ट, हाई पॉपुलेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन, चेंज इन इकोनॉमी। वो कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट होने की रीजन क्या है, वो कहता है जी एक तो आबादी ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, जॉब कम है, बिजनेस कम है, आपका पॉपुलेशन का रेट ज्यादा है, ये इटसेल्फ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। दूसरा आ गया रिसेशन। रिसेशन का क्या मतलब है, इकोनॉमी का मेल्ट डाउन होना। तो जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिसे 100 बंदे रखने थे, वो कहता है 70 पे काम चलाएं, हालात बेहतर होंगे तो फिर देखेंगे। तो रिसेशन इटसेल्फ डाउन साइजिंग क्रिएट करती है, और जब डाउन साइजिंग हो रही होती है तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होगी। इन्फ्लेशन, अगर महंगाई हो गई है तो वेजेस बढ़ेंगी, वेजेस बढ़ेंगी तो कॉस्ट बढ़ेगी। अक्सर आपने सुना होगा, आपकी बात नहीं ऑफिशियली ऐसे मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, क्लास में आपने अक्सर सुना है, बच्चे कह रहे होते हैं कि हमें आर्टिकलशिप नहीं मिल रही। आर्टिकलशिप ना मिलने की एक सबसे बड़ी वजह पता है आपको क्या है? आई कैप आप लोगों का, अगरचे वो कोई बड़ा अच्छा स्टाइपेंड नहीं है, लेकिन स्टिल फर्म्स बिलीव करती हैं कि ये स्टाइपेंड रेट भी बहुत ज्यादा, ठीक है। वो कहते हैं जी अगर आप चाहते हैं कि सारे बच्चों को आर्टिकल्स मिल जाएं तो आप फ्लैट 10,000 रुपया स्टाइपेंड करें। या अब वो शू की बात है ना, कि मैं किस वक्त किस शू में बैठ के सोच रहा हूं। जब मैं फर्म में बैठ के सोच रहा हूं तो मैं कैसे सोच रहा हूं, या कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां बैठ के कैसे सोच रहा है। वो कहता है वैसे बाय द वे, जब ये बच्चे किसी भी RAT में पढ़ रहे थे तो ये पैसे दे के पढ़ रहे थे, ठीक है। आप इस वक्त इस क्लास में पैसे दे के बैठे हुए हैं, मैं हंस हंस के दिखा रहा हूं, उसकी एक वजह ये भी है, ठीक है ना। तो उसकी एक रीजन ये भी है, तो आप पैसे दे के नॉलेज ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। इसी तरह से जब आप फर्म में आए हैं तो आप मेरे पास नॉलेज ही लेने आए हैं।
बल्कि नॉलेज का वो हिस्सा लेने आए जो यहाँ कॉलेज में आपको नहीं दिया जा सकता। तो फिर मुझे भी पैसे लेने चाहिए फर्म में बैठ के। आई क्या हमें कहता है जी उल्टा आप स्टाइपेंड दें। आज आप कहें कि जनाब आप फर्म में ट्रेनिंग देंगे बच्चों से, आप अपनी अपनी ट्रेनिंग की चार्जेस लें। आप ओरेकल की ट्रेनिंग लेने जाते हैं, एक्सेल की ट्रेनिंग लेने जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग लेने जाते हैं। मेरे पास इस वक्त आप एक सब्जेक्ट की ट्रेनिंग लेने, हम सब पैसे चार्ज कर रहे हैं। वो कहते कि यार हमें स्टूडेंट महंगा पड़ रहा है। एक फर्म जो कि 200 बच्चे रख सकती है, उसके बाद काम इतना है कि वो 200 बच्चे रख सकती है, लेकिन वो 200 बच्चों को स्टाइपेंड नहीं पे करना चाह रही, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट आपके सेक्टर में मैं क्या उसे लफ्ज इस्तेमाल करूं कि आपको आर्टिकलशिप नहीं मिल रही है। ऐसे ही जैसे कल हमने बगैर सोचे समझे ऐसे ही पागलों की तरह आके कह दी 25,000 रुपया जी मिनिमम वेज होगी जी। अभी तो तुम्हें अपनी तनख्वाह का नहीं पता कि तुम अभी वज़ीर आज़म लगे भी हो कि नहीं लगे हो और आते ही आपने कह दी 25,000 वेज। अब इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या आएगा? बिजनेस ने तो एक फंड देखना है ना, इतने पैसे मैंने सैलरी पे खर्च करने हैं। अब मैं फौरन को सोचूंगा कि अच्छा यार ये जो 700 एम्प्लॉय है ना, इस तरह करें, इसमें से 50 बंदे फारिग करके सिर्फ 650 कर ले, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि अगर मुझे मजदूर, मुझे लेबर, मुझे HR महंगा मिलना शुरू होगा तो मैं कम लोग रखने शुरू कर दूंगा। एक था आपको याद थे कोई 2-4 दिन आप ऐसे पहले चेक भी करते कि वाकई आप वज़ीर आज़म लग गए हैं कि नहीं लग गए हैं, कोई थोड़ा सा सोचते ये बात। आपने पहली तकरीर ही अभी अलग भी नहीं रही, आपने ये भी कर दिया वो भी कर दिया, तो पता चल रहा है कहीं आप पैनिक हुए हैं। आपको भी लग रहा है कि पता नहीं कोई 2-4 घंटे की ना मिली हो हुकूमत। तो ये बगैर किसी वर्किंग के आपने आके, तो ये बात हम कह रहे हैं कॉजेज में क्या हो सकता है? हाई पॉपुलेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन, और एक बड़ी वजह चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपने अक्सर सुना है ये बात कि जनाब CA के प्रोफेशन के बारे में आपने कई लोगों की राय सुनी कि जी पता नहीं है जी प्रोफेशन एट रिस्क हो गया है, फला हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑडिट तो जनाब अब सिस्टम कर दिया करेगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह की बातों के ऊपर भी यकीनन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असरात तो हैं इन बातों के, लेकिन कितने हैं और कितने नहीं हैं उसे किस तनाजुर में देखना चाहिए, ये बात हम यहाँ एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से यकीनन एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे काम जो 10-10 लोग कर रहे थे वो कोई एक आदमी बैठा हुआ कर रहा है, और जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुआ तो पता चला है समटाइम उस एक की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? मसलन एक छोटी सी एग्जांपल से हम बात करते हैं। क्लासरूम में अक्सर कॉलेजेस में क्या हो रहा था, आप क्लास पढ़ रहे हैं तो एक बच्चा आता है, वो आकर पीछे से खड़ा होकर काउंटिंग कर रहा होता है कि कितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। या आपने देखा कि फिल्टर लगाने के लिए कुछ बच्चे खड़े हुए हैं कि यार फीस भी तो लेनी है ना, वरना तो टीचरों ने अंदर हंस के नहीं दिखाना, ठीक है ना? तो अब ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन रिसोर्स है जिन्हें जॉब मिली हुई है। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी को यूज करें, हम थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इनमें से किसी आदमी की जरूरत नहीं है। यहाँ एक मशीन लगेगी, वो 1 नैनो सेकंड में आपकी अटेंडेंस लगा देगी सारों की। किसी बंदे की जरूरत नहीं है। आप गेट पर लाएं, इक्विपमेंट लगाएं, जिस बच्चे की फीस क्लियर है उसके लिए दरवाजा खुल रहा है, जिसकी नहीं क्लियर है, और वहां भी किसी बंदे की जरूरत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से जो इंडस्ट्री अपग्रेड हो रही है, वहां पर जाहिर है ह्यूमन रिसोर्स कम चाहिए। ATM मशीन आ गई जी। ATM मशीन ने क्या किया? हो सकता है जिस तरह का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, बैंक को पता चलता, कभी अगर हम कोई 15 साल पुरानी बात करें ना, तो बैंकिंग का टाइम होता था 1:30 बजे तक। आपने कैश लेना है, कैश देना है, 1:30 बजे बैंक बंद हो जाता था। कंपटीशन, एनवायरनमेंट डायनामिक हुई, पता चला बैंकों को टाइम बढ़ा के 5 बजे तक जाना पड़ गया। अब 5 बजे से बैंक आगे नहीं जा रहे, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गई थी। वरना अगर ये ATM मशीन ना आई होती तो जो जितना डायनामिक एनवायरनमेंट हो गया है, बैंक को इस वक्त 24 आवर सर्विस देनी पड़ रही होती। लेकिन बैंक ने कहा नहीं जनाब, हमें ह्यूमन रिसोर्स नहीं चाहिए, सर्विस हम 24 आवर दे रहे हैं। ये लगी हुई है ATM मशीन, आपकी ऐप है, आप इससे कीजिए बैंकिंग। अब अगर ये टेक्नोलॉजी ना आती तो जितना बैंकिंग में स्टाफ है इससे 3 गुना होता है, क्योंकि आपको 3 शिफ्टें चलानी पड़ रही होती। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी भी एम्प्लॉयमेंट को या जनरेट कर रही है या खत्म कर रही है, और ज्यादातर टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? खत्म कर, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं? वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लोग फारिग बैठे हैं, एक बंदे के पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो जाहिर है वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो रहा है। लो इनकम हो रही है, घर में 5 आदमी काम कर सकते थे, 2 को जॉब मिली है, 3 नहीं कर रहे हैं, तो इस हाउस होल्ड की इनकम बढ़ सकती थी लेकिन कम हो रही है। लो सेविंग हो रही है, लो लिविंग स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं।
आप देखते हैं आपके मुल्क के अंदर ही कितने लोग हैं जो बहुत सारी डिजीजेज में, बहुत सारी बीमारियों में सिर्फ इसलिए बेचारे मुब्तला हैं कि वो बॉटल वाटर यूज नहीं कर सकते, वो टैप वाटर यूज कर रहे हैं आज के इस दौर में, और वो बहुत सारी बीमारियों का बेचारे शिकार हो रहे हैं। तो लो लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद ये वाले इफेक्ट आ रहे हैं। सोशल इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं? वो कहते हैं जी जैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट राइज होना। ये जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट होगी ये और बढ़ेगा, ठीक है ना। जिसके पास मेजर एक दफा पैसा है उसको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। सोशल अनरेस्ट क्रिएट होगा, मॉरल एंड इलीगल एक्टिविटीज शुरू होंगी। जब किसी को जॉब नहीं मिल रही है और उसके घर में कोई बीमार है और कोई मुसीबत है तो एक स्टेज आती है, फिर उसको सब कुछ जायज लगना शुरू हो जाता है। फिर वो समझता है कि अगर किसी के हाथ में मोबाइल है तो मैं स्नैच कर लूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा राइट है। तो ये वाली बातें लिखी हैं। मोर इलीगल एक्टिविटीज, चोरियां ज्यादा होंगी, डाके ज्यादा पड़ेंगे, सोशल मामला जो है वो आपके डिस्टर्ब होंगे। इसका मतलब ये हुआ, अब ये सारी चीजों को हम देखें तो ये वन और अदर पे हमारे बिजनेस के साथ लिंक है, सारी बातें ये बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला जी यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट तक पहुंच गए, कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे चलेंगे।